स्टूडेंट, लेवलिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे लेवलिंग डिफिकल्टीज के बारे में। मतलब कि अगर हम लेवलिंग वर्क कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास हमारी इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है जो हमारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें करेक्ट या फिर हमें एक ऑप्शन में इनकरेक्ट हमें फाइंड करना होता है। तो उस केस में यहाँ से हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इन पॉइंट से हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी पॉइंट पर बेस्ड है कि लेवलिंग वर्क अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वहां से हमें कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं जब हम लेवलिंग वर्क करते हैं तो हमेशा साइड की सिचुएशन हमारी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लेवलिंग कर रहे हैं हम किसी पहाड़ी इलाके में और हमारा अगर असेंडिंग ए हिल है, यानी कि अगर हम ये बात करें कि जो लेवलिंग वर्क हम कर रहे हो तो वहां पर ऐसी जमीन हमें मिली है जिसमें हमें लगातार हमें उसमें राइज देखने को मिल रहा है, लगातार हमें जो ग्रेडियंट है अपवार्ड ग्रेडियंट देखने को मिल सकता है। दूसरा वहीं पर अगर हम बात करें कि साइड में हमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है जहां पर हमें लगातार हमें कि ग्रेडियंट डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग हिल डायरेक्शन में अगर हम लेवलिंग वर्क करें तो हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इसी पॉइंट पर क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखें जरा, अगर हम कर रहे हैं लेवलिंग वर्क एक असेंडिंग हिल, यानी अगर हम ऐसी पहाड़ी पर सर्वे कर रहे हैं जिसका हमारा एलिवेशन यानी जो हमेशा लगातार राइज की कंडीशन में है, यानी उसका जो ग्रेडियंट है लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में अगर है, तो वहां पर आप देखें तो होगा क्या, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि अगर असेंडिंग हिल के केस में हमें बैक साइड लेना ज्यादा आसान है या फिर फोर साइड हमें जब रीडिंग हम पढ़ते हैं तो हम बैक साइड या फोर साइड की भी रीडिंग पढ़ते हैं, साथ हम इंटरमीडिएट साइड की भी रीडिंग पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट को अगर एक जगह रख दिया है तो आप जानते हैं सबसे पहले हम बैक साइड पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट में अगर बात कर रहे हैं फोर साइड हम पढ़ते हैं। बाकी बीच की जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड की साइड कहलाती हैं। लेकिन अब आप देखिए यहीं पर कि अगर हम बैक साइड और इंटर साइड पढ़ रहे हैं तो ये पूछ सकता है आपसे कि असेंडिंग हिल के केस में कि हमें बैक साइड पढ़ना ज़्यादा आसान होगा और या फिर हमें फोर साइड पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। वहीं हमसे पूछ सकता है कि डिसेंडिंग हिल के केस में, यानी अगर हमारी जो पहाड़ी है वो अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट की तरफ आ रही है तो उसमें आप देख रहे हैं जो ढलान है वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट में है, तो उस केस में आपको बैक साइड पढ़ना ज़्यादा आसान होगा या फिर हमें फोर साइड पढ़ना ज्यादा आसान होगा। तो अब आप यहीं पर सोचिए, मैं आपको इसको समझाता हूं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा और आपको बताऊंगा एक डायग्राम की मदद से कि हमें फोर साइड पढ़ना आसान है या फिर बैक साइड पढ़ना आसान है। तो देखें जरा यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं असेंडिंग हिल, हमारी वर्किंग डायरेक्शन, ये एरो हमारी वर्किंग डायरेक्शन दिखा रहा है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ी पर सर्वे करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर हमने एक स्टाफ रख दिया इस तरह से। अब जब हमने स्टाफ यहां पर रखा हुआ है तो और लेवल मशीन हमारी कहीं इस तरीके से रखी हुई है। लेवल मशीन हमने कहां रखी हुई है, इस तरीके से हमने लेवल मशीन यहां पर हमने रख रखी है और हम इस केस में और यहां पर हमें फोर साइड रीडिंग पढ़नी है, यानी ये हमारी फोर साइड की रीडिंग आप मान लें, यानी यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बैक साइड की रीडिंग और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फोर साइड की रीडिंग। तो अब आप देखिए जब हम बैक साइड पढ़ेंगे तब आप सर्वेयर की जो आई होगी यानी आंख होगी वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ ये रीडिंग हम पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जबकि अगर हम फोर साइड की रीडिंग पढ़ रहे हैं तो सर्वेयर अपनी आंख द्वारा इस साइड से फोर साइड की रीडिंग पढ़ेगा। तो अब यहां पर हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली अगर हम बात करें कि जब भी हम असेंडिंग हिल यानी हिल के केस में जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में हम सर्वे करते हुए जा रहे हैं तब उस केस में जब स्टाफ आप यहां पर रखेंगे यानी एक ढलान वाली जमीन पर रखते हैं तो सबसे पहले तो हमारी कठिनाई यही होती है कि स्टाफ जो है हम वर्टिकली हेल्ड नहीं कर पाते या फिर हमें स्टाफ को वर्टिकली, यानी आप जानते हैं जब हम रीडिंग लेंगे तो स्टाफ हमारा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। तो अगर स्टाफ हमारा वर्टिकल नहीं होगा, अगर वो हमारा इंक्लाइंड आगे की डायरेक्शन में इंक्लाइंड या पीछे की डायरेक्शन में इंक्लाइंड या साइड में इंक्लाइंड होगा तो रीडिंग में हमारी क्या आएगी, एरर्स देखने को हमें मिलती है। तो हमारा काम है कि जब आप सर्वे कर रहे हैं तो स्टाफ को हमारा काम है कि वर्टिकली हमें उसको पकड़ना है। तो कठिनाई यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जब हम स्टाफ को यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर पकड़ रहे हैं तो ये स्टाफ हम पूरी तरह से वर्टिकली, जब कोई ग्रेडियंट पर हम वर्क कर रहे होते हैं, ढलान पर हम वर्क कर रहे होते हैं तो स्टाफ को वर्टिकली पकड़ने में हमें परेशानी होती है। तो अब आप देखिए स्टाफ को हमें वर्टिकल करने के लिए, ठीक वर्टिकल पोजिशन चेक करने के लिए उसमें हमें प्लम बॉब का भी यूज करना पड़ सकता है। तो अगर आप असेंडिंग हिल में अगर आप देखें, अगर मैं स्टाफ को थोड़ा
और आगे बढ़ाता हूं, यानी स्टॉप अगर मैं यहां रखता और फोर साइड की रीडिंग पढ़ता, तो आप जानते हैं कि स्टॉप पर जो रीडिंग है वो हम फुट की रीडिंग पढ़ते। किसकी? फुट की रीडिंग पढ़ते, यानी उसके हम बॉटम की हम रीडिंग पढ़ते, और बॉटम की रीडिंगों को पढ़ने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जब हम डायरेक्शन जा रहे हैं तो हो सकता है कि बॉटम पर रीडिंग हम इतनी आगे और स्टॉप अगर रख दें तो इतनी कम रीडिंग आए कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो पहाड़ी से भी टच हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम असेंडिंग ए हिल पर, यानी कि अगर हम लगातार राइज वाले ग्राउंड पर अगर हम सर्वे कर रहे हैं, तो उस केस में हमें बैक साइड पढ़ना ज्यादा आसान होता है। किसके कंपैरिजन में? फोर साइड, यानी फोर साइड पढ़ने में ज्यादा कठिनाई होगी। तो अब आप देखें यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उस पॉइंट्स पर आप गौर कीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज द डिफिकल्टी टू असर्टेन द वर्टिकलिटी ऑफ ए लेवल स्टॉप ऑन स्लोप, यानी जब अगर हम ढलान पर अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो उस केस में हमें स्टॉप को वर्टिकली हेल्ड, यानी स्टॉप को वर्टिकल डायरेक्शन में ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ना हमें काफी मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू दिस, यानी अगर हमें ये स्टॉप को हम वर्टिकली नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसके कारण ड्यू टू दिस द प्लम बॉब इज यूज्ड टू चेक द वर्टिकलिटी ऑफ स्टॉप, यानी इसकी वजह से जो हमारा प्लम बॉब है, प्लम बॉब का मतलब कि साहुल की अगर हम बात करें तो हमें साहुल का यूज करना पड़ता है। किसे? तब स्टॉप की वर्टिकल पोजीशन को चेक करने के लिए। अब आगे अगर हम बात करें इन केस ऑफ असेंडिंग ए हिल, यानी असेंडिंग ए हिल के केस में अगर हम बात करें यहां पर, तो स्टॉप इज प्लेस्ड नियर द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग फोर साइड, यानी हमें जो स्टॉप हमारा है, वो जो स्टॉप आप देख रहे हैं फोर साइड पढ़ते टाइम, वो स्टॉप हमारा लेवल मशीन के पास ही रखना चाहिए। उसका कारण क्या है? बिकॉज मैंने यहां पर BCZ यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू टेक रीडिंग नियर फुट ऑफ द स्टॉप, क्योंकि जो स्टॉप का फुट है उसकी रीडिंग पढ़ने में हमें ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि स्टॉप को हमें मशीन के पास ही रखना चाहिए। अगर आप देखें मशीन के पास अगर हम रखेंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट पर जो स्टॉप की रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी, और रीडिंग बढ़ जाएगी तो वो फुट की रीडिंग ना होकर कुछ रीडिंग ऊपर की जाएगी, और वो रीडिंग हमें पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। तो ये तो हुई बात हमारी। आगे देखें, इसीलिए लिखा हुआ है कि वी कैन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि फुट की रीडिंग पढ़ना हमें ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं we can say ascending a hill it is easy to read back side than a fore side, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि ascending a hill के केस में बैक साइड को पढ़ना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ फोर साइड। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैंने बताया है कि we can say while ascending a hill it is easy to read back side than a fore side, यानी हम अगर ascending hill यानी एक ग्रेडियंट ऐसी जमीन पर हम सर्वे कर रहे हैं जो लगातार वो अपवर्ड ग्रेडियंट में जा रही है, तो उस केस में हमें रीडिंग बैक साइड पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, जबकि फोर साइड की रीडिंग पढ़ने में हमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो ये तो हुई बात हमारी असेंडिंग ए हिल के केस की। अगर हम यही बात करें डिसेंडिंग ए हिल, मैंने आपको अगर मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव में बताऊं कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें इस डायरेक्शन में हम बहुत सारी रीडिंग ले पाते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करके आप भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब आप कोई पहाड़ी क्षेत्र में सर्वे करेंगे तो वहां पर जो सड़कें होती हैं हमारी लगातार या तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट में आ जाती हैं या फिर हमारी अपवर्ड ग्रेडियंट में चली जाती हैं। तो वहां पर जब भी हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी तो यहाँ पर तो हम बहुत सारी रीडिंग पढ़ पाएंगे और आसानी से पढ़ पाते हैं। आप खुद भी एक बार ये सोच के देखिए कि अगर हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो पहाड़ी पर हमें इस डायरेक्शन में जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम खड़े होकर रीडिंग देख पाएंगे तो अपने आप को, यानी यहाँ पर अगर खड़े होकर हम इस डायरेक्शन में रीडिंग देखेंगे तो हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ से अगर आप रीडिंग पढ़ते हैं तो यहाँ से हम रीडिंग ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये रीडिंग हमारी कैसी होगी? इस रीडिंग को पढ़ने में हमें वाकई कठिनाई महसूस होती है। ये आपकी एक प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, जब आप प्रैक्टिकल कभी करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं डिसेंडिंग ए हिल, यानी अगर हम पहाड़ी पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यही चीज लागू होती है। अब आप खुद सोच कर देखिए इसमें हमें किस रीडिंग को पढ़ने में ज्यादा कठिनाई होगी। यानी अब हम वर्किंग डायरेक्शन हमारी ये वाली है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारी फोर साइड है, ये हमारी फोर साइड होगी और ये हमारी बैक साइड यहाँ पर होगी। तो अब हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रखा है,
अब देखिए यहाँ पर आप इसमें आपको समझने में क्या है, मैंने आपको भी बताया कि अब हमें इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में हमें फोर साइड पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, जबकि बैक साइड पढ़ने में ज़्यादा आसानी नहीं होगी। आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक बार मैं इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट कर देता तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये बिल्कुल कहाँ पर आ जाती, इसके फुट पर आ जाती। मतलब ये होता है कि अगर हम इस डायरेक्शन से इस दिशा की ओर, हम बैक साइड की ओर हम रीडिंग पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पर कंफर्टेबली खड़े भी नहीं हो सकते, यानी हम आसानी से वहाँ पर अपने पैर जमा कर कंफर्टेबली रीडिंग को हम नहीं ले सकते और हमें रीडिंग पढ़ने में कठिनाई भी होती है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है ये हमारी फुट की रीडिंग होती है और फुट की रीडिंग पढ़ने में हमेशा हमें कठिनाई फील होती है। अब देखें यहाँ पर, यानी आप ये कह सकते हैं कि वी कैन से व्हाइल डिसेंडिंग ए हिल, यानी अगर हम डिसेंडिंग ए हिल पर वर्क कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी रीडिंग यहां पर आप देखें, इट इज इजी टू रीड फोर साइड देन ए बैक साइड, यानी हमें आसानी होती है फोर साइड पढ़ने में और बैक साइड पढ़ने में हमें कठिनाई महसूस होती है। बिल्कुल सेम वे में अगर आपको मैं बताना चाहूं कि जब हम यहाँ पर आप देखें इस एरिया में, यानी यहाँ पर हम बहुत सारी रीडिंग आसानी से, अगर मैं और भी यहाँ पर रीडिंग लेना चाहूँ स्टाफ रखकर, तो इस डायरेक्शन में मुझे खड़े होने में, यानी यहाँ पर मुझे अपनी पोजीशन में रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मैं आसानी से बहुत सारी रीडिंग यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। तो इसी की वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फोर साइड रीडिंग हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, जबकि इस केस में यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो हम वहाँ पर रीडिंग को बहुत ही कठिनाई महसूस होती है या फिर हमें रीडिंग लेने में काफ़ी वहां पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो ये दो पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताए हैं कि वी कैन से व्हाइल डिसेंडिंग ए ऑर्डर इट इज इजी टू रीड बैक साइड देन ए फोर साइड, बट इन द केस ऑफ डिसेंडिंग ए हिल इट इज इजी टू टेक फोर साइड इन कंपैरिजन ऑफ बैक साइड। ये दोनों ही पॉइंट हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे बाकी ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर तीन यहाँ पर लगाए, इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी आपके पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो ये तो हुई हमारी बात इन पॉइंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर देखें, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं, लेवलिंग वर्क कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि हमें सभी एक जैसी सिचुएशन हर जगह देखने को मिले। सिचुएशन हमारी जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं लेवलिंग वर्क करते हुए, तो उस केस में हमें अलग अलग टाइप की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो अब आप देखें कि लेवलिंग अक्रॉस ए समिट और ए होलो, यानी अगर आप देखें किसी एक उभार वाली जमीन पर, यानी आप ध्यान से देख पा रहे होंगे अब कि लेवलिंग अक्रॉस ए समिट और होलो, यानी अगर हम एक उभार वाली जमीन की बात करें या फिर एक हम गड्ढे की बात करें, अगर हम वहां पर सर्वे कर रहे हैं तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए, यानी यहां पर भी हमें रीडिंग लेने में हमें दिक्कत होती है। तब देखें हमें यहां पर क्या करना चाहिए कि इस केस में अगर सपोज कीजिए एक स्टाफ हमारा यहां पर रखा हुआ है और दूसरा स्टाफ हमारा यहां पर रखा हुआ है, ये दो जगह हमारे स्टाफ रखे हुए हैं और बीच में हमारा ये समिट पॉइंट है, यानी हमारा ये उभार वाला आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो उस केस में हमें अपने समय और अपने एफर्ट की बचाने में हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप समिट पर ना रख के समिट से थोड़ा आसपास ही रखिए, यानी हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को समिट के किसी एक ही तरफ, ध्यान से सुनेंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी मैं बताता हूं कि समिट को जो हमारा उभार वाला जो पोर्शन है, यानी आप जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसके एक ही तरफ आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करिए, लेकिन इतना भी नीचा ना हो जाए ये कि हमें इससे निकलने वाली लाइन ऑफ साइट, ध्यान देंगे अब अगर जो लाइन ऑफ साइट निकलेगी तो हमारी कैसे होगी, इस तरीके की होगी और हम दोनों स्टाफ की रीडिंग को हम आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन अब आप सोचिए कि मैं स्टाफ को अगर मशीन को अगर मैं बहुत ज़्यादा नीचे कर दूँ, समिट पॉइंट के एक तरफ बहुत ही ज़्यादा नीचे ले आता हूँ, तो हो सकता है कि इसकी लाइन ऑफ साइट हमारी कहाँ, इसी समिट पॉइंट से टकरा जाए और आगे वाला स्टाफ हमें दिखाई ना दे। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेट वन साइड ऑफ समिट एंड ऑल्सो नियर द समिट, यानी अगर हम ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, वन साइड ऑफ समिट यानी समिट पॉइंट के एक ही तरफ कहीं पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना चाहिए। ऑल्सो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी क्या करना है हमें, नियर द समिट यानी समिट के पास ही रखना है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाना है उस इंस्ट्रूमेंट को। लेवल शुड बी सेट सफिशिएंटली हाई, बोला गया है कि लेवल जो है वो थोड़ा सफिशिएंटली मतलब एक लिमिट में हमारा हाई रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा लो हो जाए तो उस केस में हमें दोनों ही स्टाफ पर रीडिंग पढ़ने में हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखें कि अगर हम बात करें, हम समिट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम
रख देंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो उस केस में हो सकता है कि इसकी लाइन ऑफ साइट हमारी जो हमारे स्टेशन पॉइंट है उन स्टेशन पॉइंट से ऊपर निकल जाए लाइन ऑफ साइट, और हमें वहां पर दोनों ही स्टाफ की रीडिंग पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये पीक पॉइंट इतना ज्यादा ऊंचा हो जाए, किसी केस में सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि इतना हमने इंस्ट्रूमेंट को यहां रख दिया और इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ऊंचा हो गया कि हमारे जो स्टेशन पॉइंट है वो स्टेशन पॉइंट से इसकी लाइन ऑफ साइट ऊपर हो जाएगी, तो हम दोनों स्टाफ की रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि अगर हमें ऐसी समिट पॉइंट की कंडीशन आती है तो उस केस में आपको ये करना चाहिए, तो समिट पॉइंट के किसी एक और, यानी ये सब समिट पॉइंट है, इसके किसी एक और ही हमें इंस्ट्रूमेंट को रख देना है, और ध्यान रहे इतना भी नीचे नहीं करना है कि वहां पर ये जो लाइन ऑफ साइट निकले वो इस पहाड़ी से टकराकर हमें ये स्टाफ दिखाई ना दे, क्योंकि हमारा वर्क है कि हमें टाइम की बचत करनी है, हमारे एफर्ट में भी हमें कमी रखनी है, ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी हमारी बरकरार रहे और हम आगे ज्यादा से ज्यादा लेवलिंग वर्क को कर पाएं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि लेवल शुड बी सेट सफिशिएंटली हाई, यानी कि एक साइड में समिट पर रखने के बावजूद भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है सफिशिएंटली हाई भी होना चाहिए, ताकि हम दोनों स्टाफ की रीडिंग को आसानी से पढ़ पाएं। ड्यू टू दिस वी कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, यानी इससे हम काफी एफर्ट और समय की बचत भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम सर्वे भी कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें इसी के अपोजिट पर आए हम, तो अगर यहाँ पर देखिए कोई एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और ये हमारा क्या है, लेवलिंग अक्रॉस ए हॉलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये स्टाफ यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरी जगह हमारा स्टाफ ये रखा हुआ है। तो इस केस में देखिए इसको ये दिखाई दे रहा है, इस केस में देखिए यहां पर क्या होगा कि इफ इंस्ट्रूमेंट इज सेट वन साइड ऑफ हॉलो, मतलब हमें क्या करना चाहिए, जो हॉलो पॉइंट है उस हॉलो पॉइंट के एक तरफ हमें इंस्ट्रूमेंट रखना है, बिल्कुल जैसे यहां पर बोला था वैसे हमें इंस्ट्रूमेंट को एक तरफ रखना है, लेकिन ध्यान रहे वो इतना नीचा ना हो जाए। जैसे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को यहां पर सेट कर दूं, मान लो समिट पॉइंट के मैंने कहा कि एक तरफ रखिए, तो इतना नीचा मैंने यहां पर रखा, तो इस केस में आप देखें कि लाइन ऑफ साइट जो निकलेगी वो यहां रहेगी, तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, यहां पर ना हम ये रीडिंग ले पा रहे हैं ना ये, तो इसलिए बोला है कि सफिशिएंटली हाई भी रखना है, मतलब आप इस लेवल मशीन को सफिशिएंटली हाई आप इतना रखें कि उस केस में हमें इस स्टाफ की भी रीडिंग और इस स्टाफ की भी रीडिंग हम आसानी से पढ़ पाएं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ इंस्ट्रूमेंट इज सेट वन साइड ऑफ हॉलो, यानी अगर हम इंस्ट्रूमेंट को हॉलो जो हमारी यानी जो हमारा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अगर एक तरफ हम इंस्ट्रूमेंट को रखें और ऑल्सो नियर द हॉलो, यानी नियर हॉलो के हमारे पास ही होना चाहिए, लेवल शुड बी सफिशिएंटली लो, यानी सफिशिएंटली हमें लो भी रखना है, ताकि हमें क्या करना है कि वो सफिशिएंटली हमें मतलब इसके नीचे भी रखना है, ताकि जो यहाँ पर अगर कोई रीडिंग हमें लेनी पड़ जाए तो उस केस में वो रीडिंग हम आसानी से ले पाएँ। मतलब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमें स्टाफ की यानी लेवल मशीन की एक ऐसी जगह हमें सेट करना है ताकि जो मैक्सिमम रीडिंग हम लेना चाहते हैं उन रीडिंगों को हम वहां पर ले पाएं। अब आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखें आपने देखा होगा अक्सर कि अगर हम बात करें कि किसी भी टेरेस की यानी किसी छत का आरएल हमारा कैसे निकाला जाता है, या फिर आप बात करें किसी सनसेट का हमें आरएल कैसे निकालना होता है। अगर हम सर्वे वर्क करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर सोचिए बेंच मार्क हमें दे रखा है, ये जो बेंच मार्क है वो हमारा दे रखा है 100.00 मीटर, और यहाँ पर हमने बैक साइड रीडिंग ले ली हमने 1.00 मीटर। अब मैं आपको बहुत डिटेल में ये बताऊंगा नहीं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारी लेवलिंग के लास्ट लेक्चर चल रहे हैं और यहाँ पर हम अब तक बहुत बार बता चुके हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें बोला जाए कि आप बताइए ये कोई हमारी छत है और इस छत का हमें इस पॉइंट का आरएल निकालना हो, यानी आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से काफ़ी ऊपर हमारी यहाँ पर आपको छत दिखाई दे रही है, ये उसमें से बीम हमने ऐसी तरह से रिप्रेजेंट की है। अगर हमसे बोला जाए कि छत के इस कोने का रिड्यूस लेवल कितना होगा तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको आपको बताते हैं। तो देखें उसके लिए हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले लेवलिंग यानी अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है, इस प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हमसे बोला गया है कि जो छत है उसका आरएल निकालना है, जबकि हमारी लेवलिंग वर्क इस तरह से चलती हुई आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम ये कहते हैं टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए पॉइंट अबव द लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट से यानी जो इंस्ट्रूमेंट में से हमारी लाइन ऑफ साइट निकल रही है
लाइन ऑफ साइट जो आपकी जा रही है इससे भी ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ जाता है तो उस केस में उसकी हम रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर हम उसको आरएल कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंचमार्क हमें दे रखा है 100.000, यहाँ पर हमने स्टाफ रखा, बैक साइड ले ली, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 100+1 यानी कि हो गई हमारी 101.000। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये मीन सी लेवल है यानी कि समुद्र तल ये है, तो यहाँ से लेके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक ये जो हमारी टोटल हाइट है वो हमारी कितनी हो गई, वो हमारी 101.000 मीटर यहाँ पर हमें देखने को मिली। हमें निकालना है इस पॉइंट का आरएल, तो इस पॉइंट के आरएल के लिए हम क्या करते हैं, स्टाफ को उल्टा करके यहाँ पर हम यहाँ पर लटकाएंगे और इसकी रीडिंग को हम पढ़ लेंगे। माना ये रीडिंग हमारी 2.000 मीटर आपको देखने को मिली। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टाफ को यहाँ पर उल्टा लटकाएंगे तो लाइन ऑफ साइट तक की जो हमारा ये इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर रीडिंग हमने स्टाफ को इन्वर्टेड करके उल्टा करके हमने जो रीडिंग पढ़ी वो है हमारी 2.000 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब इस रीडिंग पर हमें इस रीडिंग की मदद से इसका आरएल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आप बताइए कि अगर लाइन ऑफ साइट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो वो हमारी कितनी है 101 पॉइंट, तो यहाँ पर भी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी कितनी होगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी ये जो होगी यहाँ पर भी वो होगी 101.000 मीटर। लेकिन अब आप देखिए हमें निकालना है यहाँ का आरएल, और आरएल का मतलब होता है समुद्र तल से टोटल जिस पॉइंट का हम आरएल यानी कि जिस पॉइंट की हमें आरएल फाइंड करनी है वहां तक की वो जो ऊंचाई, यानी आरएल क्या है, समुद्र तल से किसी बिंदु की टोटल ऊंचाई हमारी। तो यहां से लेके यहां तक आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे 101 में 2 जोड़ देंगे तो इसका आरएल हमारा कितना आ जाएगा 101 + 2 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 103.000 मीटर। यानी अगर आप सर्वे के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये हमारी रीडिंग एफएस होगी, और ये हमारा एक स्पेशल केस है जिस केस में हमें आरएल निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमें फोर साइड को ऐड करना पड़ा है। जबकि हम पिछले हर लेक्चर में हमने एक बात ये बताई है कि फोर साइड को हमेशा हम नेगेटिव साइड कहते हैं, क्योंकि हमेशा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से एफएस को माइनस करने के बाद ही हमारे आरएल प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये एक स्पेशल सिचुएशन है जब हमें किसी भी छत या टेरेस या सनसेट का हमें क्या करना पड़े, आरएल निकालना पड़ता है। तो उस केस में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमें वो फोर साइड जितनी हमारी आई है उसको हम ऐड करेंगे, तब जाके हमारी क्या मिलेगी, ये रीडिंग हमारी मिल जाएगी। यानी इस रीडिंग को मैं अगर एफएस बोल रहा हूँ तो इस रीडिंग को हमें एफएस को जोड़ना होगा। अगर आप इस रीडिंग को एफएस नहीं बोलना चाहते हैं तब भी आपको यही करना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये रीडिंग आप ऐड करेंगे, तभी आपको इस पॉइंट का आरएल 103.00 देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की कि अगली हमारी कौन सी प्रॉब्लम हमें देखना हो। ये हमारी क्या है, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम है जो हम लेवलिंग वर्क में हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो देखें जरा यहाँ पर अगली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है व्हेन स्टाफ इज टू नियर द लेवल, यानी हमारा जो स्टाफ है वो मशीन के बहुत ही पास आ जाए। यानी आप देखिए यहाँ पर अगर हम लेवलिंग वर्क कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर आपको जो टेलीस्कोप यहाँ पर देखने को मिल रही है, अब इस टेलीस्कोप के बिल्कुल पास में अगर स्टाफ आ जाता है तब आप रीडिंग को कैसे पढ़ पाएंगे। तो उसका एक तरीका ये है कि सर्वेयर अपनी आंख द्वारा इस रीडिंग को ही पढ़ेगा। और कैसे पढ़ेगा, आप एक कागज़ का यहाँ पर टुकड़ा लीजिए और उस कागज़ के टुकड़े को आप बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में तो होता ही है, तो लाइन की फॉर्म में उस कागज़ के टुकड़े को इस स्टाफ पर आप चलाइए, इस स्टाफ पर आप चलाइए जहाँ उसके जो हमारा क्रॉस हेयर है, जहाँ वो क्रॉस हेयर को बाइसेक्ट करता है कागज़ का टुकड़ा। जैसे आप कागज़ के टुकड़े को इस तरीके से चलाते हुए लाएंगे ऊपर की तरफ, कागज़ के टुकड़े की जो पतली एज हमारी टेलीस्कोप के सामने रहनी चाहिए, और जब लगातार उसको इस तरीके से चलाते लाएंगे स्टाफ पर, तो जहाँ पर वो हमारे इस क्रॉस हेयर के सेंटर पर जब वो बाइसेक्ट करने लगेगा तो उस पर वहीं पर हम उसे रोक कर और मैनुअली अलग से हम उसकी रीडिंग को हम आसानी से पढ़ पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ समस्याएं जिसमें हमने बात करी कि कैसे हम लेवलिंग डिफिकल्टीज में हम अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कंपटीशन में। तो इसलिए हमने ये क्लास बनाई और उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको पूरी तरह समझ में आई है तो चैनल को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।